सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नवाज शरीफ को कौन सा मर्ज लाहक है, इसकी लंदन में भी तशखीस नहीं हो रही। सच यह है, नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तानी सियासत में भी किस बीमारी में हमारी सियासत मुब्तला है, इसकी तशखीस नहीं हो रही। मुलाहिजा करें कि इलेक्शन कमीशन और आर्मी एक्ट में तरमीम पर लंदन से शहबाज शरीफ का बयान आता है कि हम इस मामले पर हुकूमती नोटिफिकेशन जैसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करके आने के बाद लीगी क़यादत का रवैया जारहाना हो गया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के लहजे में कौन बोल रहा था, निजाम लपेटे जाने की धमकी के पीछे कौन है, इसकी भी तशखीस नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन और आईनी तरमीम पर हुकूमत से अदम ताउन का लीगी ऐलान अदम इस्तेहकाम का एजेंडा है। लगता है बिलावल भुट्टो ने खतरा भांप लिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि नून लीग ने इस मामले पर एतमाद में नहीं लिया। सवाल यह है कि क्या फिर इस अहम मामले पर कानून साजी में पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी? तशखीस इसकी भी नहीं हो रही। लाहौर के शहरी खुश हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी है। नून लीग शोर मचा रही है कि ऑरेंज लाइन का टेस्ट रन शहबाज शरीफ पहले ही कर चुके हैं। फिर तब्दीली सरकार टेस्ट रन के नाम पर आवाम को बेवकूफ क्यों बना रही है? यह सच है कि यह विजन मंसूबा शहबाज शरीफ का है, और अगर वो होते तो इस वक्त ऑरेंज लाइन चल नहीं बल्कि दौड़ रही होती। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि किफायत शारी का ढोल पीटने वाली हुकूमत को नुमाइशी इफ्तिताह की फजूल खर्ची क्यों करना पड़ी। एक तरफ इफ्तिताह का शोर मचाया जा रहा है, दूसरी तरफ 3 महीने इंतजार का लारा भी दिया जा रहा है। यह क्या साइंस है? तशखीस इसकी भी नहीं हो रही है। हुकूमत, सियासत और क़यादत को लाहक ऐसे ही अमराज पर आज सबसे पहले बात करेंगे असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब से। असद खरल साहब, आप ही तशखीस कर दें क्योंकि आप एक सीनियर साफ़ी हैं और आप कई चीज़ें बताते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि निज़ाम लिपटने का ख़तरा है, अगर मियाँ नवाज शरीफ के घर हमला हो सकता है तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा, ये उन्होंने बड़ी एक धमकी दी है, तो फिर ये निज़ाम लिपटने की बात क्यों कर रहे हैं वो? और शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे घर है लंदन में, और दूसरे मुल्क में जाके इस तरीके से जो मेरे ख्याल हो जाता है या किसी के घरों में हमला करना, इसकी मेरे ख्याल कोई भी मौजूद शहरी इसको सपोर्ट तो नहीं कर सकता। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये भूल गए हैं कि जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जो सारे लोगों को कि आप इनके घरों पे जाके हमले करें, पीटीआई के रहनुमाओं और मकामी जो उनके लोग थे और उनके MNA MP जो भी मतलब उस हवाले से, और एक पीटीआई का जहां बहक भी हुआ था फायरिंग में उनके घर के पास। अब मामला ये है कि ये तो किसी सूरत भी बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरी आपको ये भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि यही नून लीग के लोग थे जिन्होंने जमाइमा खान, जो नॉन पोलिटिकल, जिनका कोई सियासत से भी तल्लक नहीं है, और इमरान खान साहब की ज़िंदगी से भी वो अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन उनके घर के बाहर इन्होंने वहाँ पे आपके सामने एहतजाज किया। और अभी जो एहतजाज हुआ है, आपको याद होगा कि पीटीआई ने उससे लातलकी का इजहार किया था, उससे पहले मजम्मत भी की, और उससे पहले उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई तल्लक तो फिर निजाम लिपटने की अच्छा, बात। आप मुझे ये बता दें, ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली के अंदर उनकी तकरीरें आप मुख्तलिफ निकाल के देखिए, अभी महीने 2 के अंदर जो उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा जी जब हुकूमत में होते हैं तो आपको उन चीज़ों का पता नहीं होता। स्पीकर साहब को मुखातब करके उन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको पता नहीं और हमें पता है। एक तरफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और उनको एस्टेब्लिशमेंट लाई है। दूसरी जानब वो कहते हैं कि यानी उनका जो तख्ता उल्टना है, लपेटना है, -1 करना है, और जो सारे ताने बाने हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब को सारी खबरें कौन दे रहा है, किससे उनको खबरें मिल रही हैं। कभी वो ये ताना देते हैं कि इमरान खान और अस्करी क़यादत एक पेज पे सिविल मिलिट्री जो आइडियल सिचुएशन है इसके ऊपर उनको तकलीफ होती है। कभी वो ये इस पार पे बगले बजाना शुरू कर देते हैं जब ये एक नोटिफिकेशन के हवाले से एक मामला आया जी। और आप उस दिन से लेकर एहसन इकबाल साहब कई बार ये आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने दानिस्ता आपके खिलाफ साजिश की है, आपके इदारे को बेवकार करने के लिए दानिस्ता ये कोशिश की गई है, ये इसलिए हम आपके साथ हैं, हम तरमीम करना चाहते हैं। लेकिन जो वजीर आजम के रवैये हैं, जो पीटीआई के रवैये हैं,
वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमको और सोचें। तो ये आपने तशख़ीस कर दी कि नून लीग सियासत में लाना चाहती है, ब्लैकमेलिंग है। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर वही कह रहे हैं कि जब आपने डील करनी थी, जब आपके पापा बाहर गए हैं, जब मरियम साहिबा जो बाहर जाने की तैयारियों में है, जमानत की आपने दरखास्त दायर कर दी है जी, तो क्या बिलावल साहब को इत्मीनान में लिया? सर मैंने इस पर आना है, अभी बिलावल साहब और आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुझे साहब कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, बिलावल साहब ने अभी से आपस में धमाका हो गया। अच्छा, यानी वो आपस में अपोजिशन एक पेज पे ही नहीं है, वो कहते हैं हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया गया। अच्छा कर्नल साहब, यही फजल रहमान साहब ने किया और यही सारा आपस में हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की तशखीस क्यों नहीं हो रही उनके मर्ज की? मैंने उस पर आना है। उनका बेटा कह रहा है कि जी मजीद वक्त मांगेंगे, उनके डॉक्टर जो हैं वो जो कुछ कह रहे हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो जरा इसकी तशखीस आप करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नून लीग ने हमें इत्मीनान में नहीं लिया। ये विद इन ऑपोजिशन क्या हो रहा है? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो जो हमले वाली बात है ना जी, मुझे एक बात बताएं। लंदन में मियाँ साहब यहाँ पर शदीद बीमार हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। लंदन में लोग ऐसे भी हैं जो 50-50 साल से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़े बिजनेसमैन मियाँ साहब के बच्चे हैं। लंदन के सबसे बेहतरीन कोठियाँ, सबसे महंगी कोठियाँ उनकी हैं, सबसे महंगे बंगले उनके हैं। बादशाह नहीं रह सकते। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में ये याशियाँ कर रहे हैं और यहाँ से पैसा लूट कर बाहर भेजा जा रहा है। वहाँ पर जो बेचारा जाता है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई कैब चला रहा है, कोई स्टोर पे काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, और वो ये देखता है कि इनके बच्चे जो हैं वो लंदन के अमीर तरीन घर जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं, वो लंदन में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और पाकिस्तान में आम आदमी का हाल ये है कि वहाँ पर उसको रोटी नहीं मिल रही। तो फिर इनके घरों में अटैक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या इनका कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है? यार ये क्या बात हुई कि मियाँ साहब यहाँ पर आप जो है आपने अरबों रुपया लूटा। यहाँ पर हालात ये है कि लोगों के पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोग जो है उनके पास रोजगार नहीं है, लोगों के बच्चे बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। आपके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अरब खरब पति हैं, उनके लंदन के सबसे बड़े बिजनेस हैं, उनके लंदन में सबसे बड़ी कोठियाँ हैं, और उसके बाद ये आपको यहाँ पर सजा मिलती है और आप वहाँ पर जनाब जाकर यशियाँ कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं तशखीस नहीं हो रही, और जो बाबर साहब होना चाहिए तो कानून के मुताबिक होना चाहिए। इस तरह तो नहीं कि घरों के बाहर जाकर एहतजाज अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं थोड़ी बात आगे होगी, किसी ने जाकर दरवाजे जब कोई गुस्सा हो गया होगा उसामा साहब, लोगों के दिल जले हुए हैं, लोग जब देखते हैं वहां पर लोगों के लिए 2 वक्त की खाने की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये कैसे अवाम के खिदमतगार हैं, ये कैसे खादमे हाल हैं? आप देखें तो सही कि लंदन में इनके जो हालात हैं। उसामा साहब, यहाँ पर क्या हालात हैं इनको मैं आपको बताता हूँ। आज मुझे एक साहब बता रहे थे कि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला थे, तो इनकी कमर दर्द जो पीछे वो एक वो लेके पे होता है ना, सीट सी थी, हाँ वो सीट जो होती है, वो कुशन जो उठाता था बंदा, उसकी ड्यूटी थी। वो अगर शहबाज शरीफ साहब ने डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा होता था, वो एक दिन पहले वहाँ डिस्ट्रिक्ट में चला जाता था, वहां जाकर उसके नखरे नहीं मान होते थे। मियाँ साहब के लिए स्पेशल कुर्सियां खरीदी जाती थी, वो ये कहता था इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, ये वाली खास कुर्सी है जहाँ पे वो बैठेंगे। मियाँ साहब ने 3 घंटे के लिए वहां जाना होता था, वो कुर्सियां मंगवाई जाती थी, उनकी खास बाजार से खरीदी जाती थी। उसके बाद उनके वॉशरूम तैयार किए जाते थे, वॉशरूम में उनकी मर्जी के परफ्यूम और मर्जी के वो जो वॉश जेल है वो खरीदा जाता था। ये और वो बंदा जो था वो कोई 50-50 हज़ार रुपया डीसीओ से वैसे ले लेता था सिर्फ इतना मशवरा करने के। यहाँ पर ये हालात है, वहां पर आप देखें सड़कों पर अकेले फिर रहे हैं। ये तो सूरत हाल, ये सूरत हाल है। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हम तो जब थे तो दूध और शहद की नहरें बहती थी, हमने मेट्रो चला दी, हमने बिजली यार मैं इनके दौर में जो इनकी अय्याशियां थी, जो मुगलाना इनका बादशाह का स्टाइल था, मैं आपको यहाँ पे उनके किस्से बताने शुरू हो जाऊँ ना तो उसामा साहब रात पड़ जाएगी, वो किस्से खत्म नहीं होंगे। अच्छा, आप जब लंदन में जाते हैं तो फिर देखें इनके हालात क्या होते हैं। तो सर यहाँ पर आम आदमी जो बेचारा मिडिल क्लास खत्म हो गई, लोगों के पास खाने के रोटी के पैसे नहीं है, और वहां पर ये जो है जो याचियां देखेंगे, वहां पर जो लोग जाते हैं, जो कोई कैब ड्राइविंग कर रहा है, जो किसी रेस्टोरेंट में मजदूरी कर रहा है, जो मुस्लिम लोग जो है साथ ही मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं, जब इनकी औलादों को देखेंगे, जब इनको देखेंगे तो फिर गुस्सा तो चढ़ता है ना सर, क्या करें। जल्दी से, क्योंकि सवाल पहले ही जो हमारा मौजू है उस पर इतने ज़्यादा सवाल हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ की तशखीस क्यों नहीं अभी तक हो रही।
लंदन में इतने, वो तो कहते हैं दुनिया का जो भी मुश्किल से मुश्किल टेस्ट है वो एक हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, वो अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आ रही। वो कह रहे हैं प्लेटलेट्स गिरने की वजूहत नहीं पता लग रही। डॉक्टर अदनान कह रहे हैं, ये तो हुसैन नवाज साहब का बयान है, और अभी वो कह रहे हैं मजीद वक्त अदालत से मांगेंगे हम। फिर वो कह रहे हैं 80% उनकी शरीयान बंद है जो दिमाग को खून पहुँचाती है। शेख रशीद साहब कहते हैं जी ये तो 20 साल से उनका जो खून का निज़ाम है वो सही काम नहीं कर रहा। उसामा साहब, डॉक्टर हुसैन नवाज साहब और डॉक्टर मरियम नवाज साहिबा और डॉक्टर अदनान साहब, अच्छा, ये 3 डॉक्टर हैं। अब चूंकि हुसैन नवाज साहब जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, ट्वीट पे इस तरह लग रहा होता है जैसे कि किस डिग्री कौन कौन सी उन्होंने डॉक्टरेट पे ली हुई हैं, जिस तरह मरियम साहबा का आपने सुना। अब मैंने आपको कल ही कहा था कि डॉक्टर अदनान साहब का ट्विटर एक्टिव हो जाएगा, वो आज आपने देख लिया, ट्विटर भी उनका अकाउंट एक्टिव हो गया है, और साथ उन्होंने बाकायदा वीडियो बयानात भी जारी करने शुरू कर दिए। और उसमें उन्होंने मुझे ये बताया उसामा साहब, किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बगैर हॉस्पिटल जाए बीमारी की तशखीस हो सकती है? नहीं, लेकिन मुझे बता दे। मेरी बात अच्छा, नंबर एक तबीयत की वजाहत कर दूं। आज से 6 महीने पहले आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो गए कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको अपनी मर्जी का इलाज करवाने के लिए बाहर भेजा जाए, और ये था कि उनकी हालत तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा एग्जामिन किया और उसके बाद उनसे कहा कि आपको 6 हफ्ते के लिए आप जाएं, अपनी मर्जी के अस्पताल से इलाज करवाएं और 6 हफ्ते के बाद आप वापस आ जाएं। उसके बाद आपने देखा कि मियाँ साहब घर गए, 6 हफ्ते उन्होंने घर गुजारे, आराम किया। अपना जो डॉक्टर अरशद मलिक थे उनसे मुलाकात, जज अरशद मलिक जो थे उनसे मुलाकातें की, और वो सारी एक साजिश तैयार की गई वहाँ पर बैठकर, और 6 हफ्ते के बाद वो वापस आ गए। यानी कि 6 हफ्ते में उन्होंने कहीं इलाज नहीं करवाया। कोई सुप्रीम कोर्ट जो थी उसको ये बताया नहीं कि मैंने कहाँ से इलाज करवाया। अब आप देखिए, अब फिर दोबारा वो लाहौर हाई कोर्ट के पास गए कि जी, और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब है और ये है, अब वो बाहर चले गए हैं। अभी भी उन्होंने कहीं इलाज नहीं करवाया। एक तो हुसैन नवाज साहब ने कहा है कि जमानती मुद्दत में हम इजाफा मांगेंगे जी, यानी बगैर, आपको पता है उस फैसले में ये था कि अगर वो बीमार नहीं हुए, उनकी रिपोर्ट जो तसल्ली बख्श नहीं हुई, सफारत खाने से टेस्टेड नहीं हुई, हमारा नुमाइंदा जा सकता है, वो चेक कर सकता है, तो उनको मजीद वापस आना पड़ेगा। अब हुसैन नवाज साहब ने पहले कह दिया कि जनाब वो, और साथ डॉक्टर अदनान साहब एक्टिव हो गए। इसी तरह मरियम साहिबा जो हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब पहले भी डॉक्टर साहब ने मिसाल दी कि 6 माह पहले भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीव लेके वो जाती उम्रा चले गए अपनी खास कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, सियासी मीटिंग करने के लिए, अपने जज से मुलाकातें करने के लिए। अभी भी वो गए खास एक मिशन के ऊपर, आपने देखा पार्टी की पूरी कमान को उन्होंने वहां पे बुलाया। मरियम साहिबा जो आप जा रही है ना, वो भी कोई बाप की इजाजत के लिए नहीं जा रही, वो एक कॉन्स्पिरेसी जो वहां बैठ के अब तैयार की जा रही हैं, और डीलिंग विलिंग जो होनी है, जो आगे की वो उस हवाले से जा रही हैं। कोई इलाज के लिए या उनकी तीमारदारी के लिए या उनकी इजाजत के लिए नहीं जा रही, क्योंकि इजाजत तो उस बंदे की जा रही थी हॉस्पिटलाइज हो, जिसकी कोई तशवीशनाक हालत हो, तो वो तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। साहब रायतें वो मांग रहे हैं, उन्होंने मामलात अपने तय कर लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो मीटिंग्स हुई हैं, जो लंदन प्लान यही था। लंदन प्लान में नंबर 1 ये था कि जनाब वो आर्मी एक्ट को भी सपोर्ट करेंगे, अगर आईनी बिल आता तो उसको भी भरपूर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से भी PMLN पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी, लेकिन उन्होंने साथ ये गिले शिकवे भी किए थे कि हमारे साथ भी कुछ रायतें की जाएँ, हम पे भी ज़रा हाथ होला किया जाए। अच्छा। और उसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मेरी बहुत ज़्यादा जो लंदन में जो गए हैं बड़े अहम जो नून लीग के मेंबर्स हैं, उनमें से 2-3 से बात भी हुई है। एक चीज़ उन्होंने बड़ा क्लियरली की है, उन्होंने कहा जी कि जो नवाज शरीफ वाला बयानिया था, वोट को इज्जत दो या मरियम का बयानिया था, वो अब दफन हो चुका है। हम हुकूमत में थे, हमारी वजारत थी, हम सियासत फैद के मालिक थे, लेकिन इस गलत बयानी की वजह से वो सब कुछ ज़ाया हो गया। आज जो भी हम देख रहे हैं उस गलत बयानी की वजह से देख रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब ये कि नून लीग उस बयानी से पीछे हट गई है। नून लीग की जो इस टाइम टॉप ब्रास है माइनस नवाज शरीफ और मरियम, वो इस चीज़ से पीछे हट गए हैं। उनको पता है कि अब ये बयानिया बिकने वाला नहीं है, बल्कि इससे मजीद रगड़ा लगेगा। जी। तो ये निजाम में बैठने वाली बात, निजाम में बैठने वाली बात, एक जुमले से बताता हूं, वो अब जो है वो अब अपने मामलात को सीधा कर रहे हैं। और उसके साथ जी ये बताएं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी जनवरी फरवरी मार्च में प्ली बार्गेन मुकम्मल हो जाएगी, सैकड़ों अरब पाकिस्तान आएंगे। तो आपको लगता है इस सारे में वो मामला भी ये दुरुस्त है, सैकड़ों अरब
रुपया, अरब रुपए या अरब रुपया, सैकड़ों अरब रुपया मेरा ख्याल है। सऊदी अरब और उधर से आएंगे। अच्छा मामला ये है कि बार्गेन में रुपए है, आएंगे। अच्छा चले जी खैरल साहब जल्दी से अगली वो खबर तो आएंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ तायाद नाहला, आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ना, नवाज शरीफ से तो आ ही नहीं सकते। वो निजाम लिपटने की बात कर रहे हैं। पहली बात ये है कि नवाज शरीफ से तो आ नहीं सकते। निजाम लिपटने की बात नवाज शरीफ साहब आ नहीं सकते, जरदारी साहब आ नहीं सकते। लंदन में जो पास इतनी अक्सरियत अब भी नहीं है, तो वो एहसान कौन सा कर रहे हैं? सर लंदन में जो मुलाकात हुई है ना, उसमें मियाँ नवाज शरीफ तो बजिद थे कि ये हुकूमत को घर भिजवाएं और फ्रेश इलेक्शन करवाएं। बाकी शहबाज शरीफ और उनके साथ जो लोग थे वो इस चीज़ के हामी नहीं थे। उन्होंने कहा जी ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन हाउस हम कोई चेंज लेके आए, और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये जो पीछे नोटिफिकेशन वाला सारा इशू चला, वो जो गलतफहमियां पैदा हुई है ना, इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबान जो बोली है वो सिर्फ इनको आगे करके एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जबकि इनको भी पता है, जैसा डोगर साहब बता चुके हैं कि अब ये सिर्फ रौला गोला है। ना नून लीग, शहबाज शरीफ या जो माइनस नवाज शरीफ सारी नून लीग है, वो इन चीजों में अब नहीं पड़ेगी। पहले उनको बहुत नुकसान और उनको इदराक भी हो चुका है। नवाज शरीफ साहब तायाद नाहल हो चुके हैं, जरदारी साहब आपको पता है अपनी इनिंग खेल चुके हैं। तो मामला यह है कि जो माइनस इमरान खान वाला फार्मूला है ना, वो तो नजर आ नहीं रहा। अब क्या समझते हैं कि पीटीआई इन हाउस, अगर पीटीआई के जो कह रहे हैं कि इमरान खान के अलावा कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए, मुझे ये बताएं कि इमरान खान वाली सलाहियतें किसी और पीटीआई वाले लीडर में हो सकती हैं? क्या वो इमरान खान इस पे सैक्रिफाइस करेंगे? क्या कोई और पीटीआई का बंदा आएगा? क्या ये बात भी वो मानने के लिए तैयार बाद में होंगे कि इमरान खान अगर किसी को आपस अपने बंदे को ला के बिठा देते हैं? तो मामला यह है कि ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है, मार्च अप्रैल की भी कहानी है ना। ये जिस तरह से एक क्लैश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इदारों के दरमियान, वो होगा नहीं। अभी जो नया डिटेल जजमेंट आनी है, नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ रहे हैं, तो लिहाजा जो इनकी ख्वाहिशात है, जो मजमूम अज़ाइम है, मेरा नहीं ख्याल वो पाया तकमील तक। ऑरेंज ट्रेन आपने तो आज बाबर साहब धो डाला है ना बेचारे शहबाज शरीफ साहब को, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा, उनका सारा जो बता दिया किस तरह वो जाने से पहले क्या करते थे। तो फिर तो शुक्र करना चाहिए इस कौम को कि उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह दोबारा नहीं किया, वरना वही सारी भागदौड़ हो रही होती है, फिर वही ड्यूटियाँ लगी होती। लेकिन ये तो क्रेडिट दें आप बाबर साहब कि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का आज तहरीक इंसाफ भी मान रही है कि जनाब ठीक है ये हमने इफ्तिताह किया है। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि क्यों इफ्तिताह किया है, शायद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के जनाब ये आपने जनवरी से पहले इसको करना है। तो अब उसमें बताया जा रहा है कि जनाब 1 अरब 10 करोड़ रुपए बिल की मद में अदा करने होंगे माहाना, और सालाना 13 अरब 30 करोड़ रुपए तकरीबन इसका सिर्फ बिजली का खर्चा आएगा। और फिर कह रहे हैं जिसकी अगर हम जो जितना खर्चा आएगा वो लेते हैं टिकट, तो वो उतने पैसे कोई दे नहीं सकेगा, वो तो पता नहीं शायद 200 रुपये की टिकट बन जाएगी, 40-50 रखेंगे तो अरबों रुपया उस पर सब्सिडी देनी होगी। तो बाबर साहब ये शहबाज शरीफ साहब ने सोचा नहीं था, या उनके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी, कोई ऐसा जादू का चिराग था कि उन्होंने इसको एक फिजिबल एक प्रोजेक्ट बना देना था? उसामा साहब, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो सिर्फ सियासत करते थे। बेतहाशा दफ़ा मेरी बेतहाशा ब्यूरोक्रेट से बात हुई, सारी दुनिया में ओवर ब्रिज जो है इस पे ट्रेन का कोई कंसेप्ट नहीं है सारी दुनिया में। आप देख ले सिर्फ ट्रेन अंडरग्राउंड है, यहाँ सड़क के ऊपर है, सड़क के ऊपर पुलों के जरिए नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो थे वो कोई ऐसी चीज़ सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी फिलॉसफी ये थी कि चीज़ सामने चलती हुई नजर आनी चाहिए। तो ये सारी दुनिया में वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। 300 अरब रुपया ऐसे प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया। वो सूबा जहाँ पर बेरोजगारी अरूज पर है, वो सूबा जहाँ पर गुर्बत अरूज पर है, वो सूबा जिसे अस्पतालों की ज़रूरत है, वो सूबा जिसे यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत थी, पीने का पानी नहीं है, वो सूबा जिसे पीने की पानी की ज़रूरत थी। इससे कई यूनिवर्सिटियाँ बन सकती थी, कई कॉलेज बन सकते थे, कई अस्पताल बन सकते थे, कई पानी के यूनिट बन सकते थे। ये ऑरेंज लाइन को इतनी ज़रूरी नहीं थी, और आप कई इंडस्ट्रियल यूनिट चला सकते थे जिससे रोजगार पैदा हो सकता था। लेकिन सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये मनसूबा बनाया गया। अब मुझे एक बात बताएं, 12.5 अरब रुपया तो खाली इस पे सब्सिडी जाएगी ऑरेंज लाइन पे, जबकि 12.5 अरब रुपया ये जो 3 मेट्रो चल रही है इनकी सब्सिडी है। 25 अरब रुपया आप पल्ले से डाल रहे हैं। 25 अरब रुपए से 4 अरब का एक अस्पताल बन जाता है। 1 अरब रुपए की लोग ये नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं कि जनाब हमें सस्ती ट्रेन मिलेगी। सस्ती नहीं, ये पैसा आपके टैक्स का ही जा रहा है। 25 अरब रुपए नौजवान बेरोजगार
रोजगार उनको टैक्सियां लेके दे देना, गाड़ियां लेके दे दे, तो वो अपनी फैमिली भी उसमें सवारी कर लोन दे देते, उनको डोनेट कर देते। सर सांस नहीं आ रहा है यहाँ पर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लाख जंगलात लगाए जा सकते थे, जंगलात। मुझे एक बात बताइए, 25 अरब रुपया सिर्फ पंजाब में 25 अरब रुपया सालाना अगर ये नौजवानों को लोन दे देते कि अपने बिजनेस कर ले जाकर, इससे तो आप कहां से कहां कितनी फैमिलियां कहां से कहां अपनी बाइक्स ले लेते, अपनी वो गाड़ियां ले लेते, गाड़ियां ऊबर क्रीम पे चला सकते थे, और उनके कई खानदान, अपने कई खानदान वो पाल सकते थे। अभी जो आप बात कर रहे हैं सब्सिडी की, अच्छा इस मुझे ये बताएं, पीआई हम इसलिए प्राइवेटाइज करना चाहते हैं कि वो ओवरहेड है, खसारा है। जी जी। फिर हम रेलवे इसलिए, हम स्टील मिल खसारा है, स्टील मिल इसलिए। मुझे ये बताएं किस पागल का कोई बंदा, पागल ही आदमी हो सकता है या वही अपनी जो अजाइम है, मुझे ये बताएं कि उसामा साहब एक प्रोजेक्ट जो कह रहा, पता है आपको कि 12 अरब रुपए खसारे में है, वो भी इतना ज्यादा किराया रख के 300 अरब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बता रहे कि ये पैसे कहां से आप आ रहे हैं। पहले कहते थे हम अरेंज कर रहे हैं, एजुकेशन का पैसा लेके लगा दिया, सीपैक से लिया, कर्जा है, इतना महंगा कर्जा, और वो भी कर्जा जो एशियन डेवलपमेंट 0.2% दे रहा था बगैर सॉवरेन गारंटी के, जो 0.4% वर्ल्ड बैंक दे रहा था। इन्होंने बकायदा लेटर लिखा है, इधर मैं आपको हमारी प्रायोरिटी नहीं है ये मैं आपको बताता हूं इसका तरीका के दौर में ये कर्जा एशियन डेवलपमेंट ने दिया था। वादा क्या था मेरे से सुन लें। एक्सिम बैंक जो है उसने पंजाब गवर्नमेंट को ये पैसे नहीं दिए, उसने चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसके साथ इन्होंने मुआहदा किया, इन्होंने एक फ्रंट कंपनी बनाई, उस कंपनी ने चाइनीज कंपनी के साथ मुआहदा किया, उस कंपनी ने एक्सिम बैंक से लोन लिया, उस लोन के पैसे जो थे इधर ट्रांसफर किए, अपना प्रॉफिट उन्होंने वहीं पर रख लिया, जो इधर पैसा ट्रांसफर किया, यहाँ की लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो थी उनको नवाज कर उनके जरिए से ये सारा प्रोजेक्ट बनाया गया। 6% प्लस काइबर यानी 7-8% पे, जो कि लोकल बैंक इससे कम देते हैं। फिर उसके बाद ब्रिज फाइनेंसिंग की गई, बैंक ऑफ पंजाब से पैसा लिया गया। भी नहीं हो सकता, आपको पता है एक्सिम बैंक जो है उसने पैसे रोक लिए थे, फिर उन्हें ब्रिज फाइनेंसिंग की 38 करोड़, तो एलडीए ने उसका मार्कअप देना था साल पहले, 1.5 साल की पहले की बात है। मामला यह है कि हर तरीके से लूटा गया, ताकि एक तो जो आपने लोन लिया उसमें पैसे बनाए गए, फिर आपने अपनी जमीनें महंगी दी गई उसमें पैसे बनाए गए, फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उसमें पैसा बनाया गया, फिर वही कि दुनिया में नीचे अंडरग्राउंड बनती है। लेकिन शहबाज शरीफ ये कहते थे कि नजर आना चाहिए प्रोजेक्ट, नजर आने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने 300 अरब रुपया हमारा बर्बाद कर दिया। कितना कौम कितने साल भुगतेगी है आपके ख्याल से? आप अमेरिका चले जाएं, हमारी आने वाली 3 नस्लें भी नहीं, आप यूरोप में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, आपके साथ चाइना है, मुझे दुनिया में कहीं दिखा दें कि ट्रेन जो है ये ऊपर ब्रिजों पर चल रही है, दुनिया में कहीं दिखा दें। दूसरी तरह के होते हैं, लेकिन ये सड़क से नहीं गुजर रहे होते, वो और किस्म की होती है, अंडरग्राउंड होता है। बहरहाल ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारत ने अब मुसलमानों पर क्या जुल्म ढाया है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भारत ने मुसलमानों के खिलाफ एक और वार किया है, जिस पर अमेरिका में भी आवाज़ें उठ रही हैं, अंदाज़ा लगा, और किया यह है कि मुख्तलिफ मुल्कों से जो भी गैर मुस्लिम आएंगे उनके लिए तो भारतीय शहरियत है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं। बल्कि आपको पता है भारत में जो मुसलमान हैं उनके लिए तो बेगार कैंप बनाए जा रहे हैं और बना दिए गए हैं, और बहुत से मुसलमानों को वहाँ पर अब रखा जाएगा। और इस पर पहले ही तशवीश का इजहार किया जा चुका है इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से। अब अमेरिका सोचें, अमेरिका में कमेटियाँ इस पर तशवीश का इजहार कर रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमित शाह जो वज़ीर दाखिला है भारत के, उन पर पाबंदी तक लगा दी जाए। पाकिस्तान में करारदाद इसके खिलाफ मंजूर हुई है, तो पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज हो रहा है। असद खरल साहब, लेकिन ये तो लग रहा है कि वो अब तो पहले तो था ना कि वो सेकुलर भारत तो खत्म हो गया, जो कुछ कश्मीर में हुआ, और बड़े अरसे से हम देख रहे थे, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल जिस तरह होता है कि सबके सामने धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब तो जो आइन में लिखा था कि जी सेकुलर इनका होगा भारत का आइन, अब तो वो उसको खत्म कर रहे हैं। देखिए, अभी जो पार्लियामेंट में मुस्लिम मुखालफ जो मुतनाज़ा बिल जो पेश किया गया है, और इसे मंजूर किए जाने पे जो सैकड़ों जो लोग हैं सरापा एहतजाज हैं, वो है क्या बेसिकली आम नाज़रीन के लिए। एक उसमें कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो अक़लीती लोग हैं जिनका तल्लुक़ अक़लीतों से है,
उनको भारतीय शहरियत मिल सकती है। तो यानी ये इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने इस पर ट्वीट भी किया है कि ये तो वही हम लोकसभा में जो शीयत से मुतल्लक जो मुतनाज़ा बिल, एक तो पाकिस्तान इसकी मजम्मत भी की है और दूसरा उन्होंने कहा कि ये तुसी पसंदी दरअसल RSS के हिंदू राष्ट्र डिज़ाइन का एक हिस्सा है जिसको फास्ट मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। क्योंकि भारतीय जो वज़ीर दाखिला यही जो आपने कहा अमित शाह और ये अजीत डोवल और ये जो सारा मोदी सरकार है, इनका तो ये जो मैं समझता हूँ कि आपने जो इनके फाउंडर्स फादर्स हैं उनका जो फलसफा था, जो उनकी बुनियाद जो इंडिया की थी, जो सेकुलर इंडिया था, वो तो उसकी चूल्हे इन्होंने ला के रख दिया और उसका बिल्कुल यानी आपने जो आइन, आपने जो उनके फाउंडर्स हैं उनसे गद्दारी का एक बाकायदा जो अलम बुलंद कर दिया मोदी ने। तो मैं समझता हूँ इसको ना सिर्फ पाकिस्तान की जानब से बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। उसामा साहब, ऐसे नहीं होता कि किसी मुल्क के एक जो सेक्ट वाला बंदा है या रिलीजन वाला है उसको आप कहें कि आप दे सकते हैं उसको शहरियत, लेकिन दूसरा जो रिलीजन वाला उसी मुल्क का बंदा है उसको आप ये पूरी दुनिया में शायद वहां एक इंडिया है जो सेकुलर अपने आप को कहता था, दावे करता था, लेकिन अपने अमली इक़दाम के बाद जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में उसने किया है और अभी जो मुतनाज़ा बिल आया है, मेरा ख्याल है एक दुनिया में जो बड़ा उसका दावा था पूरी तरह उसको उसने नफी कर दिया है और पूरी दुनिया में उसका असल चेहरा अब वही जो है वो सामने आ गया पूरी दुनिया के साथ। बाबर डोगर साहब, पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने, जाहिर है इतनी बड़ी आबादी, इतने उनके पास मीडिया चैनल अंग्रेजी का भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इतनी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के खिलाफ, ये तस्वीर तो दुनिया को दिखाना चाहता था पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान में तो शरीयत की बुनियाद पर किसी से कोई इम्तियाज नहीं है। कोई भी मजहब से, किसी मजहब से आपका ताल्लुक हो, आप पाकिस्तान के शहरी हो सकते हैं, और है यही मिसालें। ये तो भारत में फिर अब हो क्या रहा है? इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में पहले तो ये मुसलमानों पर वार है, लेकिन उसके बाद शायद फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां पर रह सकेगा, और वो भी इंतहा पसंद हिंदू, उसके अलावा कोई नहीं, वरना तो वो निचली जातों को तो वैसे ही मार रहे हैं। उसामा साहब, इंडिया में एक टाइम में 2 एक्सरसाइजेस चल रही हैं। एक तो ये बिल जो है ये पेश कर दिया गया, और दूसरा जो बिल आ रहा है वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल। उसमें उसके तहत सारे इंडिया में तो सारी पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा थ्रू उनके मज़हब के ज़रिए से, और वो तमाम लोग जिनकी शहरियत नई है या कंट्रोवर्शियल शहरियत है उन सबको इंडिया से निकाल दिया जाएगा। अब उसमें इसी बिल के तहत असम में 20 लाख मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है असम में। अब मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिसमें हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, इनको हम बाहर से लेके आएंगे। अगर यही पॉलिसी है कि वो नेबरिंग वो हमसाया ममालिक जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को तंग किया जा रहा है, तो इंडिया का एक हमसाया मुल्क बर्मा भी है, वहाँ पर मुसलमानों को परसिक्यूट, रोहिंग्या मुसलमानों को परसिक्यूट किया जा रहा है। वो जब बॉर्डर क्रॉस करके इधर आए तो इनको वापस धकेला जा रहा है। उसके बाद श्रीलंका में मुसलमानों को परसिक्यूट किया जा रहा है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, वहाँ पर भी मुसलमान तंग है, उनको नहीं लिया जा रहा। तो ये एक साजिश है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाएगा, उनको मेजोरिटी को दिखाया जाएगा कि ये हमारे शहरी नहीं है, उनको मुख्तलिफ बॉर्डर की तरफ धकेला जाएगा। आप देखेंगे ये कश्मीर में भी होगा, ये असम में भी होगा, ये बांग्लादेश के साथ जो है वहां पर भी होगा। ये सारे इलाकों में कश्मीरियों को आप देखेंगे ये पाकिस्तानी कह के यहाँ से निकालेंगे, ये इसी बिल के तहत आप देखिएगा, और उस वहाँ पर आबादकारी करेंगे, ये बाहर से हिंदू ला ला कर वहाँ पर बैठाएंगे। ये एक साजिश है। इस साजिश का मकसद जो है वो टारगेट मुसलमान है कि मुसलमान जो है या बाहर से हिंदुओं को बुलाया जाएगा और उतनी तादाद में मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ये कहीं खुदा न खास्ता वही तो नहीं होने जा रहा जो यहूदी कहते हैं जी हमारे साथ हिटलर ने किया था? तो ये तो सारी निशानियां वही हैं, और इनके अपना आला ओहदेदार था अमेरिका में, शायद सफ़ीर ने, वो वहाँ पर कहा कि हम कश्मीर में इसराइल की तर्ज पर आबादियाँ बनाने का सोच रहे हैं, और वहाँ पर आबादियाँ बनाएंगे, यानी हिंदू इंतहा पसंदों को वहाँ पर जाकर आबाद किया जाएगा और मुसलमानों से जगह हथियाई जाएगी। ये होता है, और उसके बाद फिर वो उनको कत्ल करके प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनका इस्तेहसाल किया जाता है। ये तो एक, जब से इंसान वजूद में आया तब से तो ये एक सेट पैटर्न है कि किसी की नस्ल कुशी करने से पहले यही सब अवामिल होते हैं। ये वही तरीकाकार है सर, ये मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाएगी। आप देखिए तो सही,
अब मुझे बताएं कि जब रोहिंग्या में मुसलमानों को धकेला जाएगा, बांग्लादेश की तरफ मुसलमानों को, जो इंडियन नेशनल मुसलमान हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगाए, उनकी शहरियत कैंसिल की जाएगी, उनको ये कहा जाएगा कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम बर्मी हो, तुम पाकिस्तानी हो। इंडिया में ये हर किसी पे भी ये इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ना ये तो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, और उनको ये कहकर उनको पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया जाएगा कि ये पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान रखे अपने पास। तो ये आप देखिएगा, ये जो बिल जो आ रहा है ये तो बहुत ही खतरनाक बिल है। मेरा मतलब है कि वो तमाम लोग जिनको काउंट किया जाएगा कि ये इंडियन शहरी हैं, और जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे शहरी नहीं है, लिहाजा वो यहाँ से जाएं। तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये किस तरह उनको मारे? वो शहरी नहीं है, उनको तो वो हक ही नहीं होगा सर। ना वो कहां जाएंगे, किस अदालत में जाएंगे, क्या करेंगे, कहीं रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकेंगे। वो तो जानवर से बदतर तो पहले ही है बेचारे। सर उनको धकेल दिया जाएगा, उनकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी, उनको ना वहां पर उनको कोई जॉब दी जाएगी। मैं ये कहता हूं कि 129 दिन से लॉकडाउन आपने किया है, कर्फ्यू नाफज किया है, कश्मीर में 80 लाख 1 करोड़ आबादी जो उसने आपको मुआसरे में रखा हुआ है, लेकिन क्या ये इंडिया जो आप समझते हैं कि सारी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेगा? क्या वहां एक बंदा भी बाहर से ला के बसा सकते हैं? क्या एक बंदा वहां बिजनेसमैन आया है? क्या एक बंदा वहां पे हिंदू आया है? क्या जितना मर्जी इंसेंटिव दे रहे? मेरा फिर सवाल यही है, कभी ओआईसी कहां पर है? ये खालिसतन मुसलमानों का इशू है। ये ओआईसी में जाना चाहिए था, ओआईसी को इंडिया पे प्रेशर डालना चाहिए था कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये किस तरह की पॉलिसी है। तो वो इंडिया जो किसी मुसलमान मुल्क को शहरियत देने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ ट्रेड करना जायज़ है। मेरा तो ख्याल है कि जो मुफ्ती हैं उनको तो इस पे फतवे देने चाहिए। सबसे बड़े अवार्ड दिए गए हैं सर उन मुल्कों में, बुला बुला के खून के आंसू होता है दिल। पाकिस्तान पर दोबारा आते हैं सर, चूंकि फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। ये खरल साहब, ये क्या मसला है? ये हर दफ़ा सिंध की हुकूमत, एक तो मुझे समझ नहीं आती, फिर वो सिंध कार्ड और के जी सिंधियों के साथ ही हो रहा है, हमेशा उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? इख्तलाफात हर जगह होते हैं। यहाँ पंजाब में आपस में नहीं, तहरीक इंसाफ, नून लीग, काफ लीग के। खैर, ये सिंध पुलिस में मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बताता हूँ। डॉक्टर रिजवान है जनाब, ये SP शिकारपुर हैं या थे, क्या कहूँ मैं इनको। खैर, डॉक्टर रिजवान ने 24 नवंबर को एक बयान में कहा कि वडेरे डाकुओं की पुष्ट पनाही करते हैं, जब पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आला हुकाम पुलिस की मदद नहीं करते। अब इस बयान के बाद डॉक्टर रिजवान को मुअत्तल करते हुए सुबह बदल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और इस वजह से IG साहब के दरमियान, कलीम इमाम के दरमियान और वज़ीर आला सिंध के दरमियान ठन गई। खैर साहब, ये क्या? आप मुझे ये बताएं कि पहले ही सिंध हुकूमत जो जरदारी साहब बड़े इदारों की बालादस्ती और वो कहते हैं हमने इख्तियार दे दिए, सिंध पुलिस के इख्तियारात तो पहले ही सारे सिंध असम्बली के जरिए उन्होंने छीन लिए। IG साहब तो अब DSP से ऊपर बंदे का तबादला नहीं कर सकते, उसकी ट्रांसफर यानी उसको पोस्ट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट एक डम्मी का रह गया IG। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर रिजवान ने ये बयान दिया है, क्या इसमें गलत उन्होंने क्या बात की है? ये सब जानते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने गलत बात नहीं की तो IG का एज ए पुलिस फोर्स के सरबराह के तौर पर क्या आपने किसी भी DPO को सपोर्ट करने का उनका हक नहीं है? अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो किस तरह पुलिसिंग होगी? तो उसके ऊपर अब IG के खिलाफ पहले करारदाद मंजूर की गई। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। उसामा साहब AD खाजा के मामले में देख लें, उसमें ये इन्होंने सिंध हुकूमत ने एक तमाशा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। अब मुझे ये बताएं, चीफ सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं कि आप कर दें, सुबह छोड़ दें फौरी तौर पर। एक SP जो है, DPO जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, PSP अब 22 ग्रेड का ऑफिसर है, उसका IG है, उसका वो सबॉर्डिनेट है। मेरा ख्याल है कि पहली जो कमांड उसकी है उसकी हुई फॉलो करेगा ना। अब IG उसको अगर सरेंडर नहीं करता तो वो किस तरह बाहर जा सकता है? अगर जाएगा तो किसी और जगह पे वो IG की सबॉर्डिनेशन में आ जाएगा, तो वो तो इबरत का निशान बन सकता है। मुझे ये बताएं कि सच बोलने की इतनी बड़ी सजा अगर दी जा रही है, और दूसरी तरफ से गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने एक इम्तियाज जो एजाज शेख साहब हैं उनके बारे में IG साहब को कहा कि पता नहीं इसको तब्दील करें, करप्शन की शिकायत है। तो मामला ये है कि उस पर जो हुकूमत है सीख पा हो गई है। बाबर साहब, ये बताएं कि क्या ये जमहूरियत है? वो तो कहते हैं पीपल्स पार्टी की जमहूरियत 18वीं तरमीम। ये 18वीं तरमीम के एक शख्स कह रहा है, पुलिस वाला, कि जनाब हम पर प्रेशर आ जाता है, हम डाकुओं को अगर पकड़ने जाते हैं तो हमारा साथ नहीं दिया जाता। तो कोई किसी को बोलने की इजाजत, अगर कोई डॉक्टर कहे जी यहाँ पर वैक्सीन नहीं है तो उसको बदर कर दो, उसको निकाल दो, मुअत्तल कर दो। टीचर्स को वहां पर मारो, ज़दोकोप करो, अपने हुकूक के लिए क्यों करते हैं? वहां पर नर्सेज निकल आए, डॉक्टर्स निकल आए, उनको मारो। मुझे समझ नहीं आती फिर ये मेयार दोहरे क्यों हैं?
तो सामा साहब, ये सिंध गवर्नमेंट के मुंह पर स्याही है, कलंक है कि उनका एक एसपी, एक डीपीओ ये कह रहा है कि सिंध के वडेरे, सिंध के इलेक्टेड एमपीएस एमएनए जो हैं वो वहां पर डाकुओं की पुश्त पनाही कर रहे हैं। इनके सिंध में जो डाकू राज है, सिंध में जो आम गरीब अवाम जो है उससे जो लूटमार हो रही है, उसके पीछे सिंध गवर्नमेंट के अपने बंदे हैं। सिंध गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो बजाय इसके कि बिलावल भुट्टो साहब, मुझे आप तो एक तो यूथ के लीडर बनना चाह रहे हैं, आपको यूथ के लिए रोल मॉडल बनना होगा, आपको पाकिस्तान के वोटर्स के लिए रोल मॉडल मिलना होगा। पहले तो आप ये फैसला करें कि आप इन चोरों डाकुओं के साथ हैं या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ हैं। अगर इससे तो मुझे ये लग रहा है कि सिंध में जो लूटमार हो रही है, जो फ्रॉड हो रहा है, अल्टीमेटली फिर आप उसके गॉडफादर हैं, फिर आप उन सबकी सरपरस्ती कर रहे हैं। यहां तो आप साबित करें, मगर एक एसपी, उसको क्या झूठ बोलने की जरूरत है, उसका वहां पर क्या इंटरेस्ट है। वो ये कह रहा है कि जनाब जिस डाकू को पकड़ते हैं पीछे एमपी एमएनए के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि इसको छोड़ो, ये हमारा आदमी है। तो इससे तो एक चीज क्लियर है, कलीम इमाम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अपने एसपी को, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये असल हकीकत है। तो उस एसपी को सपोर्ट करना चाहिए, ये तो दिलेरी की बात है। मेरा तो ख्याल है कि ये आईजी की ये ड्यूटी है कि अगर उनका एक बंदा सच बोलता है, असल सही बात करता है, तो आईजी को उस पर स्टैंड लेना चाहिए। और उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है और सिंध की कौम को भी आईजी के साथ खड़ा होना चाहिए। उनको डिसाइड करना चाहिए क्या वो इन चोरों डाकुओं के साथ है या वो लॉ के साथ है, कानून की हुक्मरानी के साथ है। मेरा मतलब है फिर ये तो गवर्नमेंट, तो सिंध की गवर्नमेंट तो अल्लाह के हवाले है, इन्होंने तो ये चोरों डाकुओं के हवाले। आपने बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। ये तो लग रहा है कि जैसे सिंध हुकूमत अवाम की जानो माल लेनी है, उसको छीनने के लिए है कि अगर आप डाकू, यानी आप डाकू की पुष्पनाही करेंगे कि जाओ लोगों को कत्ल करो, डाके मारो, लूटो इनको, और फिर जाहिर है कि तुम्हारी दहशत से हम वोट भी डलवा लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब। हाल तो ये है कि मैंने सोशल मीडिया पर वो ऐप जो आई है रिपोर्ट करप्शन ऐप पंजाब में, उसके बारे में बताया तो लोगों ने इतने सवाल किए जी सिंध में है, सिंध में है। तो हजरत सिंध में ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं। जो पुलिस वाला भी रिपोर्ट करता है उसको कहते हैं चलो घर जाओ। ये हाल है। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।